हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट का एग्ज़ाम है, उसके बाद आर्ट्स वाले स्टूडेंट का एग्ज़ाम है। तो तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो करा दिया है ऑब्जेक्टिव का ही। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिएगा, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव का इकोनॉमिक्स का दूसरा वीडियो होने वाला है। और जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ, ये सारे क्वेश्चंस जैक बोर्ड में पूछे गए हैं और यहीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली मैच होंगे और कुछ सेम इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा फाइनल एग्जाम में। फाइनल एग्जाम आपका है 4 फरवरी को, सबसे पहले साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट का, और इसके बाद 6 फरवरी को आर्ट्स वाले स्टूडेंट का है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को सभी दोस्तों के पास, सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देर किए अब एक एक करके हर एक क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आपको बता दें कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि 80 नंबर का थ्योरी रहता है। तो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और 50 नंबर का आपका जो राइटिंग सेक्शन वाला है, मतलब 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो हम लोग इस वीडियो में अभी ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हेन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स इन एन इकोनॉमी इज कॉन्स्टेंट। ध्यान रखिएगा, इसने बोला कॉन्स्टेंट। देन व्हाट विल बी द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ही हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पीपीसी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ, किसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो प्रोड्यूसिंग गुड्स इन एन इकोनॉमी कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट, तब पीपीसी का शेप कैसा रहेगा, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेप कैसा रहेगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको, क्या ध्यान देना है कि इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट है, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से स्ट्रेट बनेगा, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो ये बढ़ेगा ना घटेगा, मतलब कि इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से स्ट्रेट रहेगा। अब चूंकि इसका ग्राफ स्ट्रेट है तो इसके बराबर ही पॉसिबिलिटी बनता है पीपीसी का भी, इसके बराबर ही पॉसिबिलिटी बनता है, तो वो भी इसके समान ही बनेगा, यानी कि स्ट्रेट ही बनेगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो अ स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हिंदी में भी देखते हैं। देखिए जब अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत स्थिर हो तो उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र जिसको कि हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पीपीसी का आकार क्या होगा। तो चूंकि ये स्थिर है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट है, तो इसके बराबरी पॉसिबिलिटी उसका भी बनता है, इसलिए एक सरल रेखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे है हमारे पास सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू पॉजिटिव इकोनॉमिक। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिसको कि ध्यान में रखिएगा। अगर आपने पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक और एक होता है पॉजिटिव। दो तरह के इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो एक होता है पॉजिटिव जो कि जो जैसा है वैसा ही बताता है, मतलब रियलिटी बताता है। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट बताएगा तो जो रियलिटी है वही बताएगा। और जो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है ना, ये हमको सजेस्ट करता है, मतलब सजेस्टिव होता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को हम लोग चेक करते हैं, क्या बोल रहा है। देखिएगा, द क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ सप्लाइड गुड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इट्स प्राइस। तो बिल्कुल सही बोल रहा है, तो ये होता है और ये बिल्कुल सही बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए करेक्ट। इसके अलावा बाकी सभी ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं शुड बी, यहाँ पे देख सकते हैं शुड बी, मतलब कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए।
तो ये हमारा नॉर्मेटिव वाले में आ जाता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्लियर। चलिए हिंदी में भी देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस कथन का संबंध सकारात्मक अर्थशास्त्र से है? तो किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइवेट पीपल और इंस्टीट्यूट? तो किस तरह के इकोनॉमिक में मतलब इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके द्वारा ऑर्गेनाइज होता है? प्राइवेट पीपल या फिर इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक को आप लोग प्राइवेट की तरह समझ सकते हैं। प्राइवेट पीपल, जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी ही है, तो उसमें कोई एक इंडिविजुअल इसका मतलब जो भी है क्या बोलते हैं उसको, इसके डिसीजंस लेगा या फिर जो भी है। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक होगा। इसके बाद जो मिक्स्ड इकोनॉमिक होता है, इसमें गवर्नमेंट और प्लस इंडिविजुअल दोनों होते हैं, इस प्रकार से। तो हमसे पूछा था प्राइवेट पीपल और इंस्टीट्यूशंस, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए इसके बाद हिंदी में भी देख सकते हैं, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन निजी व्यक्तियों या संस्थान के द्वारा होता है? यानी कि एक व्यक्ति कर सकता है या फिर कोई संस्थान कर सकता है, वो भी निजी होना चाहिए, यानी कि प्राइवेट। तो ये पूंजीवादी होता है, यानी कि प्राइवेट वाला। ठीक है, चलिए 4 नंबर वाला क्वेश्चन। अगर कहीं पर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपका कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड? तो नेगेटिव कर्व किसका होगा ये पूछ रहा है। सप्लाई कर्व का होगा, बजट लाइन का होगा, टोटल यूटिलिटी कर्व का होगा, टोटल कॉस्ट कर्व का होगा, किसका होगा? तो यहाँ पर ध्यान रखिए, आपका जो बजट लाइन है, बजट लाइन, इसका नेगेटिव स्लोप बनता है कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। हिंदी में भी देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है? तो बजट रेखा का। इसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग गुड्स कैन हैव इलास्टिक डिमांड? यानी कि निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार हो सकती है? तो लोचदार किसकी मांग हो सकती है? तो जो लग्जरी वाला कार होता है ना, लग्जरियस कार, इसका होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, और यहाँ पर भी होगा लग्जरी कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ देखिए, देयर इज ब्लैंक इन डिमांड फॉर अ गुड ड्यू टू एन इंक्रीज इन प्राइस। क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग में होती है। चलिए आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल रहेगा। जैसे मान लीजिए गुलाब जामुन आप लोग जानते हैं, गुलाब जामुन आप लोग जानते होंगे। तो जो गुलाब जामुन है, मान लीजिए अभी के समय में मिलता है हमको 5 रुपया में एक पीस। ठीक है, 5 रुपये में एक पीस, लेकिन कुछ दिन बाद ये 10 रुपये का पीस हो गया। ठीक है, मतलब 10 रुपये पीस हो गया। तो अब इसका क्या होगा, मतलब मांग क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, क्या होगा? तो सीधी सी बात है कि पहले 5 रुपये में गुलाब जामुन मिल रहा था, अब 10 रुपये में मिलने लगा, तो इसकी मांग कम हो जाएगी, क्योंकि 5 रुपये में हम लोग कोई और रसगुल्ला खा लेंगे। ठीक है, कुछ और खा लेंगे। ठीक है, स्पंज खा लेंगे, 5 रुपये में गुलाब जामुन नहीं लेंगे। तो यही होता है। तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है? घट जाती है, कम हो जाती है। तो 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिक्रीजेज। ध्यान रखिएगा, मांग के यही नियम है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। ठीक है, और प्राइस आपका क्या होगा? घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हिंदी में मैंने बता दिया ना, हाँ हिंदी में भी बता दिया। चलिए 7 नंबर वाला, द डिमांड फॉर अ गुड यूज्ड फॉर मेनी पर्पज इज। क्या बोल रहा है? द डिमांड फॉर अ गुड यूज फॉर मेनी पर्पज, यानी कि बहुत सारे पर्पज़ के लिए जो प्रोडक्ट का हम लोग यूज करते हैं, तो जो गुड्स का यूज करते हैं, ये किस प्रकार का होता है? तो ये होता है आपका इलास्टिक टाइप का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही, लोचदार जिसको बोलते हैं। जिस वस्तु का प्रयोग अनेकों उद्देश्यों के लिए होता है, उस वस्तु की मांग कैसी होती है? तो लोचदार होती है। अलग अलग चीज़ों में, जैसे मान लीजिए कोई कॉमन चीज़ होता है ना कि अलग अलग चीज़ों में यूज होता है, तो वह लोचदार हो जाएगा। चलिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, द स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट इज, यानी कि समुत्पाद रेखा की ढाल होती है। समुत्पाद रेखा, इसका ढाल कैसा होता है? पॉजिटिव होगा या फिर जीरो, यानी कि मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर इन्फिनिटी, नेगेटिव, क्या होगा ये बताना है। तो क्या पूछा है? समुत्पाद रेखा की ढाल। समुत्पाद रेखा की ढाल कैसे होती है? तो ये होता है आपका नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा आपको, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए हिंदी में मैंने बता दिया 9 नंबर वाला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज
इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेरिएबल कॉस्ट। हमसे क्या पूछा है, वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल कौन नहीं है, नोट बोला है, नोट। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा फाइनल एग्जाम में भी। तो वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल कौन नहीं है, तो मैं आपको अभी आंसर बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पर ध्यान रखिए कि हमारे पास कोस्ट कितने प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। तो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल जैसे कि हमको मान लीजिए प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन कम करना है, तो उस पर ये वेरी करेगा। प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम करना है तो कॉस्ट भी कम होगा। लेकिन एक होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि प्रोडक्शन बढ़ाए या फिर घटाए उससे फर्क नहीं पड़ता, ये फिक्स ही रहेगा। तो हमसे पूछा है वेरिएबल वाला, और वो भी पूछा कि वेरिएबल कौन नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ये वेरिएबल है। अगर हमको रॉ मटेरियल मान लीजिए प्रोडक्ट को बढ़ाना है तो रॉ मटेरियल को बढ़ाना होगा, प्रोडक्ट को घटाना है तो रॉ मटेरियल को घटाना होगा, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि हमसे नोट पूछा है, मतलब ये वेरिएबल है। इसके बाद रेंट फॉर बिल्डिंग, यही सही होगा। जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो कोई बिल्डिंग आपने लिया है, तो बिल्डिंग का रेट तो आपका फिक्स रहेगा ना। आप प्रोडक्शन करें या फिर ना करें, प्रोडक्शन बढ़ाए या फिर घटाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्डिंग का रेट जितना डिसाइड हुआ है, जितना फिक्स हो उतना ही रहेगा। तो ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, और यही हमसे पूछा कि कौन सा वेरिएबल नहीं है। इसके अलावा जो भी है पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो अगर हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो यूनिट ज़्यादा उठेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा होगा। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। तो वेरिएबल वाला ये सारे हैं, और जो हमारा रेंट फॉर बिल्डिंग है ये फिक्स्ड है, तो हम लोग को फिक्स्ड वाला ही पूछा था। वेरिएबल नहीं का मतलब फिक्स्ड ही होता है, ठीक है, ये हमारा वेरी नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदी में भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से परिवर्ती लागत का एक उदाहरण कौन सा नहीं है, तो मकान का किराया। मकान का किराया हमेशा ही फिक्स रहता है। चलिए इसके बाद 10 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर न्यूमेरिकल देख करके क्वेश्चन को ही स्किप कर देंगे, क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं, जबकि इसमें है कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बड़ा सा आपको ये टेबल वगैरह बना के दे दिया है, इससे आपको डरना नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझ लीजिए। और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन सेम बेस पे आ जाते हैं, बस डिजिट वगैरह चेंज करके पूछ देता है। क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन। तो सबसे पहले आपको इस ग्राफ को देखिए। हमारे पास फैक्टर है, क्या क्या फैक्टर है, लेबर है, कैपिटल है, इधर ये जो ये दिया गया है ये लेबर है, इधर ये कैपिटल है, ठीक है। और ऊपर क्या दिया गया है, ठीक है, इधर हमारा यूनिट दिया गया कि कितना यूनिट है। देखिए 4 लेबर और कैपिटल 7 का हम लोग यूज करते हैं, तो आउटपुट हमको मिलता है 25, ठीक है। मतलब 4 लेबर को लगाते हैं और कैपिटल हम लोग 7 रुपये मान लीजिए या फिर कुछ भी लगाते हैं, तो हमको 25 मिलता है। ऐसे ही जब 12 और 21 लगाते हैं तो 75 मिलता है। तो हमसे पूछा है विच टाइप ऑफ रिटर्न टू स्केल इज ऑब्टेन्ड बाय दिस फंक्शन। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, रिटर्न टू स्केल कितने प्रकार के होते हैं, रिटर्न टू स्केल कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, ध्यान रखिएगा। एक होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, एक होता है कॉन्स्टेंट, एक होता है डिक्रीजिंग, ठीक है। तो हम लोग इसको चेक करते हैं, देखिएगा यहाँ पर देख रहे होंगे 4 3 12, 3 टाइम्स ये बढ़ा है, 3 टाइम्स लेबर बढ़ा है, 3 टाइम कैपिटल भी बढ़ा है, तो 3 टाइम इनपुट भी बढ़ा है। सभी 3 टाइम बढ़े हैं, मतलब सब कुछ कांस्टेंट है। हम लोग 3 टाइम लेबर बढ़ा रहे हैं, 3 टाइम कैपिटल बढ़ा रहे हैं, तो 3 टाइम इनपुट भी हमारा ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब सब कुछ कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए समझ में आ गया होगा, हिंदी में भी वही है, हिंदी में ऐसा कुछ है नहीं। इस फलन द्वारा किस प्रकार का पैमाने का प्रतिफल प्राप्त हो रहा है, तो पैमाने का स्थिर प्रतिफल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं 11 नंबर वाला क्वेश्चन। एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इक्वल व्हेन। तो कब ये इक्वल होते हैं ये पूछ रहा है, तो ये इक्वल कब होगा, एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तब ये जाकर के इक्वल होते हैं, याद ही रखिएगा। अदरवाइज अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने ग्राफ से समझा होगा, इतना टाइम नहीं हमारे पास। परिवर्तित साधन का औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद बराबर होता है जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए 12 नंबर वाला, द इक्वेलिवेरियम कंडीशन ऑफ अ फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज। यानी कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में एक फर्म के संतुलन की शर्त क्या होती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में पूछा है, कोई फर्म है उसके संतुलन की शर्त क्या होगा, तो एवरेज रिवेन्यू मार्जिनल रिवेन्यू को जब बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगर आपने पढ़ा होगा तो इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने को मिला होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए 13 नंबर वाला, ये भी न्यूमेरिकल है और डायरेक्टली पूछ देगा सिर्फ डिजिट को चेंज करके। क्या बोल रहा है, हिंदी में मैंने आपको ये बताया ना, हाँ देखिए, इफ़ द क्वांटिटी सप्लाइड इज इंक्रीज बाई 8%, क्वांटिटी सप्लाइड कितने से इंक्रीज हुआ है 8% से,
ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 5% इन प्राइस, 5% प्राइस बढ़ने के कारण। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई। तो हमसे पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्राइस और भी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई का। तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू क्या होता है चेंज इन सप्लाई, ठीक है, सप्लाई में कितना चेंज हुआ, तो 8% हुआ है तो ऊपर लिख दीजिए, और इसके बाद आता है नीचे चेंज इन प्राइस, तो प्राइस में कितना चेंज हुआ, 5% चेंज हुआ, दोनों परसेंट में है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड लगाइएगा तो 1.6 आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया कैसे करना है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई पूछेगा तो कुछ नहीं होता है, इसका फॉर्मूला होता है जो हमारा सप्लाई में चेंज हुआ है और जो हमारा प्राइस में चेंज हुआ है, दोनों को डिवाइड लगा देंगे। हिंदी में देख लीजिए, यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 8% की वृद्धि होती है तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा, तो सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया। इसके बाद 14 नंबर वाला, ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ अ गुड इन अ मार्केट द प्राइस ऑफ द गुड। क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ने से वस्तु की कीमत, फिर से आ गया मांग का नियम। अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने ऊपर कराया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 था, शायद क्वेश्चन नंबर 6 था, ये भी मांग का नियम से ही बनेगा। क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ने से वस्तु की कीमत में क्या होगा, वस्तु की कीमत बढ़ेगी घटेगी क्या होगी। तो मैं आपको फिर से एक एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ। मान लीजिए आपके घर के आसपास जो भी मार्केट है, बाजार है, वहाँ पर टमाटर का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे टमाटर अभी आप लोग दैनिक जीवन में खरीदते होंगे, टमाटर की मात्रा क्या हुआ कि एक दिन से अचानक से बहुत ज़्यादा टमाटर आ गया मार्केट में, सभी जगह पर टमाटर ही पड़ा हुआ है, मतलब टमाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गया, पूर्ति बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, टमाटर का मांग बढ़ेगा या फिर घटेगा, सीधी सी बात है, टमाटर ज़्यादा है और खपत करना है तो टमाटर का दाम घट जाएगा। तो वही बोल रहा है किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ने से, यानी कि क्या होगा, अगर सप्लाई ऑफ गुड इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि कीमत कम हो जाएगा, कमी होती है। चलिए इसके बाद 15 नंबर वाला क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोइंग टेबल, इस टेबल के बेस पे व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस हमसे पूछ रहा है। निम्नलिखित तालिका के आधार पर बताइए कि संतुलित कीमत क्या है। संतुलित कीमत किसको बोलते हैं, संतुलित कीमत जब मांग और सप्लाई दोनों बराबर हो जाए, यानी कि मांग और पूर्ति जब बराबर हो जाए उसी को संतुलित कीमत तो बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, यहाँ पर मांग और ये सप्लाई का वक्र है, जैसे यहाँ पर जहाँ पर क्रॉस हो रहा ना, जहाँ पे यही हमारा होगा संतुलित कीमत, जहाँ पर ये क्रॉस हुआ ना वहीं पे मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो गए, जहाँ पर कि क्रॉस हुआ तो यही हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। तो अब इस टेबल को देखिए, कहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि जिसको कि हम लोग बोलते हैं मांग और पूर्ति, ठीक है, मांग और पूर्ति हिंदी में बोलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई कहाँ पर इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा डिमांड 50 है, सप्लाई 22 है, डिमांड 45 है, सप्लाई 24 है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि डिमांड भी 30 है, सप्लाई भी 30 है, यानी कि जितना मांग हो रहा है उतना ही पूर्ति भी हो रहा है। तो यही तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। लेकिन ध्यान देखिए क्वेश्चन में हमसे प्राइस पूछा, यानी कि 30 को टिक करके आ जाएंगे, नहीं गलत हो जाएगा। प्राइस कितना है, 5 रुपये प्राइस पर ना, तो 5 रुपये यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। 5 रुपये प्राइस पर मांग और सप्लाई दोनों बराबर हैं, यानी कि मांग और पूर्ति दोनों बराबर हैं। समझ में आ गया। चलिए इसके बाद 16 नंबर वाला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। बोल रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है लार्ज। इकोनॉमिक्स कितने टाइप्स के होते हैं आपने पढ़ा होगा, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है माइक्रो, ध्यान रखिएगा, MI माइक्रो, इसका मतलब होता है छोटा, यानी कि BST, ठीक है। और एक होता है मैक्रो, MA, ये इसका मतलब होता है बड़ा, लार्ज। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं समष्टि, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि शब्द का अर्थ होता है बड़ा, ठीक है। चलिए इसके बाद 17 नंबर वाला, इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसमें क्या होता है, इस सिचुएशन में, इन्फ्लेशन के सिचुएशन में क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है, जो हमारा वस्तु है उसका दाम घटता है या फिर बढ़ता है, क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको डायरेक्टली याद रखिएगा, प्राइसेस ऑफ गुड्स इंक्रीजेज, यानी कि किसी भी वस्तु का दाम क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है मुद्रास्फीति के स्थिति में। इसके बाद 18 नंबर बोला, व्हाट इज द रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल कार्ड, यानी कि पूंजी के पारिश्रमिक को क्या कहा जाता है। तो जैसे मान लीजिए हमने कहीं पर पूंजी लगाया तो उससे हमें क्या मिलेगा, उसके पारिश्रमिक से क्या मिलता है। तो सीधी सी बात है, क्या मिलता है हमको,
पूंजी कहीं पर लगाए तो हमको इंटरेस्ट ही ना मिलेगा, उस पर ब्याज ही ना मिलेगा, पूंजी लगाए तो उस पर ब्याज मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इंटरेस्ट डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द वेल्थ ऑफ नेशन। और ये जो वाक्य वाला है ना कि इस बुक के लेखक कौन है, उस बुक के लेखक कौन है, इस तरह के क्वेश्चंस हर साल एक दो देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चंस एक दो जरूर करके जाइएगा आप लोग। क्या बोल रहा है, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ, जिनको कि अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। और इस बुक को कब लिखा गया, तो 1776 में लिखा गया था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, यह भी पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है या फिर किनको कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। या फिर ऐसा पूछ देगा द वेल्थ ऑफ नेशन रिटन बाय एडम स्मिथ, यानी कि एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया, तो कब लिखा गया ये पूछ लेगा, तो 1776 में। चलिए आगे 20 नंबर वाला, व्हाट इज द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है, तो नेशनल इनकम किसको बोलते हैं हम लोग, आपने अगर पढ़ा होगा थोड़ा सा भी, तो हम लोग बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। 20 का कौन सा, 20 का ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय आय क्या है, तो राष्ट्रीय आय क्या है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर आपने पढ़ा होगा 9th क्लास से ही, 9th में 10th में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरुआत से ही। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जो हमारा कृषि से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन दिया है टू प्रोड्यूस व्हीट, यानी कि गेहूं के उत्पाद, तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर है, खेती से रिलेटेड है। ठीक है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र की एक गतिविधि कौन सी है, तो गेहूं उपजाना। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। चलिए इसके बाद तो 22 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज इंक्लूडेड इन इन्वेंट्रीज, तो कौन सा इन्वेंट्रीज में इंक्लूडेड होता है। तो सही आंसर की बात करें तो हमारे पास क्या जाएगा, इन्वेंट्रीज को ध्यान रखिएगा, हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं ना, स्टॉक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या होता है, ये होता है हमारा ऑल ऑफ दीज, यानी कि अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, यानी कि जो अभी बना ही नहीं है या फिर जो आधा अधूरा बना है या फिर जो हमारे रॉ मटेरियल सभी आ जाते हैं स्टॉक में ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। हिंदी में भी देख लीजिए कि माल सूची में क्या सम्मिलित होता है, तो अविकृत निर्मित वस्तु, कच्चे माल, अर्धनिर्मित वस्तु, ये सभी आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं 23 नंबर वाला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी इज कॉल्ड। तो सबसे पहले जीएनपी एंड एनएनपी क्या होता है ये आपको समझना होगा। तो जीएनपी हमारा क्या होता है, जीएनपी होता है हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, क्या होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। और एनएनपी क्या होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हो गया जीएनपी, एनएनपी हो गया हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट, क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और इन दोनों के डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस को हम लोग क्या मतलब कैसे डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि एनएनपी इज इक्वल टू ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रेसिएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हिंदी में देखिए जीएनपी तथा एनएनपी का अंतर क्या होता है, तो मूल्य ह्रास। और मूल्य ह्रास का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी आपने कोई कार लिया, मान लीजिए 10 लाख का कार लिया, और बाद में अगर आप लोग 1 साल बाद 2 साल बाद बेचते हैं तो उसी कार का दाम कम हो जाएगा, आप आधे दाम पर बेचेंगे, या फिर जैसे 10 लाख में लिया तो हो सकता है 6 लाख में या फिर 7 लाख में बेचेंगे। तो जो यहाँ पर दाम कम हुआ, ये क्यों कम हुआ, तो वो हो सकता है आपका कार घिस गया हो, टायर खिया गया हो, या फिर जो भी है कार में डैमेज आया हो, तो यही आपका डिफ्रेंसिएशन है, यही मूल्य का ह्रास है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद 24 नंबर वाला, विच ऑफ द फ्लोइंग बैंक्स डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक जैसे हम और आप, ठीक है, तो बोल रहा है कि कौन सा बैंक पब्लिक से, यानी कि हमसे और आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है, यानी कि जमा राशि स्वीकार नहीं करता है। तो यह है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये बैंकों का बैंक है, जैसे हमारे आसपास बहुत सारे बैंक है, एसबीआई, सीबीआई, पीएनबी, इंडियन, जितने भी बैंक है ये पब्लिक के लिए बैंक है। इसमें हम लोग जाकर के पैसा को जमा कर सकते हैं, पैसों की निकासी कर सकते हैं और भी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बैंक है। लेकिन जो आरबीआई है इसमें हम लोग पैसा ना तो जाकर के जमा कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते, इसमें बैंक खुद जाता है। जैसे जो हमारा एसबीआई बैंक है, बैंक खुद जाएगा इसके पास। तो समझ में आ गया होगा कि ये बैंकों का बैंक है। ठीक है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पर देखिए हिंदी में भी
निम्नलिखित में से कौन सा बैंक आम जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद विच बैंक इश्यूज करेंसी इन इंडिया, यानी कि कौन सा बैंक भारत में करेंसी को इश्यू करता है यानी कि जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने देखा भी होगा, कोई भी नोट ले लीजिए, सिक्का लीजिए, उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ होगा। ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पर अपवाद है, जैसे कुछ कुछ नोट होते हैं जो छोटे नोट हैं वो नहीं जारी करता है। ठीक है, जैसे 1 का या फिर 2 का कोई नोट है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक जारी नहीं करता है, लेकिन वो अपवाद है और उसको जनरली हम लोग लेकर नहीं चलते हैं। भारत में मुद्रा निर्गमन का कार्य कौन सा बैंक करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसके बाद 26 नंबर वाला, व्हाट इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इनकम कॉल्ड? तो रेशियो किसका? इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इनकम का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे पहले समझिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर, जिसको कि हम लोग के से डिनोट करते हैं। मल्टीप्लायर जिसको कि के से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। डेल्टा वाई क्या है? चेंज इन इनकम है, ये चेंज इन इनकम है, और डेल्टा आई क्या है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट है। तो इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर बोलते हैं, और ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए, निवेश में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है गुणक। ठीक है, गुणक। इसके बाद 27 नंबर वाला क्या बोल रहा है? इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एमपीसी इन एन इकोनॉमी इज 0.6, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी कि एमपीएस? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना लंबा चौड़ा बना दिया है और देख करके आपको डर भी लग रहा होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, हमेशा एम पी सी प्लस एम पी एस का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। एम पी सी प्लस एम पी एस का वैल्यू हमेशा ही 1 रहता है, और इनमें से कोई भी एक दे दिया तो दूसरा का वैल्यू आप लोग डायरेक्टली देख के निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एम पी सी का वैल्यू दिया है 0.6, तो एम पी एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.4, क्योंकि दोनों का जोड़ 1 होता है। तो 0.4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.6 दिया है, तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति यानी कि एमपीएस का मान क्या होगा? तो दोनों का जोड़ 1 होता है, इसलिए 0.4 आ जाएगा आंसर। बहुत सिंपल है। इसके बाद 28 नंबर वाला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट? क्या बोल रहा है कि कौन सा कैपिटल रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल है? निम्नलिखित में से सरकार की पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर आ जाएगा डेब्ट। अब यहाँ पर समझिएगा, कैपिटल रिसिप्ट मीन्स क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? जिससे कि गवर्नमेंट का कर्जा बढ़ेगा या फिर एसेट्स घटेगा, मतलब कि संपत्ति घटेगा। या तो कर्जा बढ़ रहा है या फिर एसेट्स यानी कि संपत्ति घट रहा है, दोनों एक ही बात है। कर्जा बढ़ रहा मतलब संपत्ति रखे हुए लेकिन अलग से कर्जा ले लिए, और अगर कर्जा नहीं ले रहा तो संपत्ति को बेच रहे हैं या फिर एसेट्स को घटा रहे हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट का यही मतलब होता है, जो कि डेब्ट होता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में से सरकार की पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण कौन सा है? तो कर्ज। क्या? कर्ज। चलिए, इसके बाद सेकेंड लास्ट है, व्हाट इज बैलेंस्ड बजट? यानी कि बैलेंस बजट क्या है? तो बैलेंस बजट क्या होगा? रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। संतुलित बजट क्या है? तो प्राप्तियां इज इक्वल टू व्यय, यानी कि जितना हम कमा रहे हैं उतना ही खर्चा कर रहे हैं। सीधा सीधी समझिए, जैसे हम लोग 10 रुपये कमा रहे हैं तो 10 रुपये ही खर्चा कर रहे हैं, तो ये हमारा संतुलित बजट है। ना तो हमको घाटा हो रहा है और ना ही हमारे पास सेव मनी बच रहा है। ठीक है, मतलब सेविंग के लिए मनी बच रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री, मतलब कोई एक कंट्री है, कोई एक देश है जिसका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का वैल्यू है 1 साल का, क्या दिया है? 250 करोड़ और 300 करोड़। व्हाट इज द ट्रेड बैलेंस? तो ट्रेड बैलेंस हमसे पूछ रहा है। एक बार हिंदी में भी क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, इतना लंबा चौड़ा देख करके डरना नहीं है, ये बहुत सिंपल है। एक वर्ष में एक देश केवल वस्तुओं के व्यापार के दौरान 250 करोड़ रुपए का आयात तथा 300 करोड़ रुपए का निर्यात करते हैं, तो व्यापार संतुलन क्या है? तो यहाँ पर देखिए, इसको आपको समझाता हूँ। हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज द ट्रेड बैलेंस? ट्रेड बैलेंस तो BOT इज इक्वल टू होता है
हमारा ट्रेड बैलेंस निकालने का जो हमारा होता है फॉर्मूला, ये होता है एक्सपोर्ट, ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यानी कि जितना हम लोग बाहर भेज रहे हैं और उसमें से जितना मंगा रहे हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट कितना है यहाँ पर देखिएगा, एक्सपोर्ट यहाँ पर है एक्सपोर्ट, तो 300 है, 300 करोड़ लिख देंगे, और माइनस इंपोर्ट कितना है 250, तो 250, तो बचेगा कितना 50, और करोड़ में है तो करोड़ में आ जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर 30 के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए। इसके बाद हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारे कराए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अगला वीडियो में कराया जाएगा।